हमारे कोई, आप ये कह सकते हैं कि वो 10 से 12 एनिमल एक्सपायर भी हुए, कुछ बच गए, वो हमारे लिए बड़ा फायर फाइटिंग था, हमारा नया तजर्बा था वो। आपने मंडियों से खरीदे थे नो जानवर नो नो, या वैसे मंडियों मैं से, मुश्किल कुछ चीज़ों मंडियों पे से बातें खरीदे थे। ज़्यादा करता हूँ, आसान पे कम करता हूँ। तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे चंद फार्मर्स का इंटरव्यू करूँ जो नए आए हों इस बिज़नेस में और द उन्होंने बाइंग सर्वाइव के अंदर किया जो प्राइस इस वक्त मार्केट के अंदर है ना, वो है अननेचुरल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अननेचुरल। अननेचुरल। वो बिल्कुल फिजिबल नहीं है। अगर आप एक गोट 3 लाख रुपए की किसी को दे रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो 3 लाख की गोट, जब आपने उसका कैपिटल जो लगाया है उसको रिकवर करना है, तो वो कितने साल लगेंगे? और अगर आपने 3 लाख की गोट से जो बच्चे लिए वो आगे अगर आपने 2 लाख या 2.5 लाख या 1.5 लाख के भेजे, तो वो जब इसको बिजनेस फिजिबिलिटी बनाएगा, जब उसकी रिकवरी है, तो वो कितने टाइम की तो की मद आपने में कितने एक्सपर्ट्स ने बताया था कि यार जो जीन्स है ना, या जो नस्ल है ना, वो जनाब आपके बहुत लेनी चाहिए, जिसके लंबे कान हो, जिसका नाक बड़ा ऐसे प्रोफाइल की तरह हो, जिसके सींग ऐसे प्रोफाइल की तरह हो। एक्सपर्ट की डेफिनेशन क्या है आपकी नज़र? देखिए, एक्सपर्ट की डेफिनेशन मैं जो समझता हूँ ना जी, कोई इसकी भी अपना वर्डक्ट जो है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट एक फेज से गुजारा है, और उसके बाद अभी मैं ये आप कह अपना रहे हैं कि मेरी एक्सपीरियंस। 23 बकरियां अभी 1 डेढ़ माह की प्रेग्नेंट है, तो यस, पिछले 11 माह या 10.5 माह आप जानवर रख के उनको खिलाते रहे, उनके मतलब सर कोई खिलाता रहूँ, ब्रीडिंग नहीं हुई, तो कोई उसकी ब्रीडिंग नहीं। रीज़न आप किसी रेडीमेड फूड उसकी की वजह रीजन कह रहे हैं में कि जो मैंने फिर 7 माह तक ऐसे आपने टीएमआर खिलाया? एग्जैक्टली, 7 माह के बाद आपने टीएमआर छोड़ के फिर किया, सब उसके बाद अच्छा। किस किया? उसके बाद फिर मैंने अगले कॉन्सेप्ट पे गया। देखिए, दो स्कूल ऑफ थॉट्स पर करते थे, एक तो क्लोज फार्मिंग विद द रेडीमेड फूड, और दूसरा फिर एक ग्रेजिंग मॉडल जो आपके कॉन्सेप्ट से उसको करके मैं प्रैक्टिकल आपको बताने लगा हूँ। हमने एक ब्रीडर लिया, उसको हमने रोके रखा कि यार इसको 6 माह का लिया मैंने, एक रिनॉन्ड बंदे से पाकिस्तान में, और वहां से एडवाइस आई, ये 22 से 24 माह का होगा तो ब्रीडिंग करवानी है। सर, 16 माह के बाद मैंने जब उसकी ब्रीडिंग करवाई, वो रुक गया, उसकी उसका बॉडी उसको वहां पे रुक गया, वो नहीं वो निकला। उसे ब्रीडिंग करवाई, वो एकदम से उसने हाइट गेन की है। आई डोंट नो क्या है, लेकिन मैं अपने तजर्बे की आपको बात बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट भी रॉन्ग है, हमें इसको चेंज करना है। कुछ चीजें ना सर, हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस से जो नए पढ़े लिखे लोग फार्मर हैं उनको बतानी पड़ेगी यार कि, और जो पुराना स्कूल ऑफ अस्सलाम थॉट। वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फॉर्म की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे पास एक गेस्ट आए हुए हैं और ये गेस्ट हमारे व्यूअर हैं चैनल के, और एक माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, फार्मर भी हैं, एग्रीकल्चर फार्मर भी हैं और गोट फार्मिंग भी करते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी और कुछ बड़ी ही अहम बातें बातों बातों में आई, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको भी इस डिस्कशन में इन्वॉल्व कर लें, और ये बातें वही हैं जो आपके भी काम आएंगी, और इससे कुछ लेसन्स एक नए फार्मर के, या जो इनके तजर्बात से, उनके मुशाहिदात से जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपसे शेयर करेंगे, और उससे आपके लिए भी कुछ लर्निंग पॉइंट, कुछ सबक हैं जो कि आपको सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त लुकमान वैद साहब और डॉक्टर तहसीन साहब। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लुकमान साहब, कैसे हैं आप? बस बहुत के साथ भाई, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जो हम गुफ्तगू भी कर रहे थे उसमें लुकमान भाई आप अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दें और ज़रा आप बता दें कि कितनी देर से आप गोट फार्मिंग में, स्पेशली गोट फार्मिंग के अंदर कितनी देर से हैं, और कैसा तजर्बा रहा आपका ये? अच्छा भाई, पहले बहुत शुक्रिया आपका और आपके वक्त का, और मैं आपने बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर वेलकम किया, इसके लिए बहुत आपका खास शुक्रिया। और मैं थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि 1 साल पहले मैं आपके फॉर्म पे आया था, तो उस वक्त मतलब अभी तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपेंशन है, दैट इज़ वेरी गुड। और तकरीबन 1 सवा साल से मैं आपकी वीडियोज़ और डॉक्टर साहब की वीडियोज़ को देखता रहा। तो यहाँ के आके क्लोज फार्मिंग को देखते हुए फिर मेरा कुछ इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मुझे शायद इसमें भी काम करने की ज़रूरत है। तो उस इंटरेस्ट के ऊपर मैंने पिछले साल अपनी फार्मिंग करने का इरादा किया, और मैंने उसको स्टार्ट किया। सो आई परचेज गोट्स फ्रॉम द मार्केट एक्चुअली, जो क्योंकि मैं बेसिकली बिल्कुल नया था, एक्सपीरियंस नहीं था, फार्मर था, तो कुछ अच्छे ब्रीडर्स भी मुझे मिल गए मार्केट से, और कुछ हमारे गोट्स भी मिल गई। फिर मैं क्लोज फार्मिंग की तरफ आया। क्लोज फार्मिंग की करते करते फिर मैंने फैसलाबाद में मेरा फार्म था, वहाँ से फिर मैं उसको शिफ्ट कर दिया अपने एग्रीकल्चर फार्म के ऊपर। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ 35 के करीब एनिमल हैं जो कि एडल्ट हैं, और उसमें अब कुछ 23 के करीब करीब प्रेग्नेंट है। तो अब हमारी ब्रीडिंग पहली इंशाल्लाह आएगी मार्च 2024 में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब ज़रा आप शुरू करें गुफ्तगू, उनसे कुछ सवाल जवाब जो भी आप डिस्कस कर रहे थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी ऐसे फार्मर से या बंदे से मिलूं जो गोट फार्मिंग में आया हो एक पैशन के साथ, एक जज्बे के साथ,
और गोट फार्मिंग में आने के बाद उसको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्या क्या वो चैलेंजेस होते हैं। मेरी आदत है मैं मुश्किल चीज़ों पे बातें ज़्यादा करता हूँ, आसान पे कम करता हूँ। तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे चंद फार्मर्स का इंटरव्यू करूँ जो नए आए हों इस बिज़नेस में और उन्होंने सरवाइव किया हो, और फिर मैं उनसे कमेंट लूँ कि उनके क्या चैलेंजेस थे और उन्होंने उनको कैसे सरवाइव किया है। तो इसी के ऊपर मैं दो चार क्वेश्चन करूँगा सर से कि एक तो बड़ा ब्रॉडली और ब्रीफली हमें ये बता दें कि अ, आगाज़ पे जब आप इस बिज़नेस के अंदर आए तो क्या उम्मीद थी आपकी? क्या आपके ज़हन में एक पिक्चर थी इसकी, और फिर उस पिक्चर को आपने कितना सच पाया और उसमें कितना आपने वो देखा कि जो चीज़ आपको आप देख के आए थे वो उसी तरह थी, या वैसी आपको नहीं मिली? और इसके अलावा जो आप ख़रीदारी पे आते हैं, बकरियां परचेज़ करना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या चैलेंजेस हैं? जब वो आप फार्म पे लेके आ जाते हैं तब क्या चैलेंजेस हैं? ब्रीडिंग तक लेके आने में और एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग लेने तक क्या चैलेंजेस आते हैं एक नए फार्मर को, जिसको गोट फार्मिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, जो किसी जगह से मोटिवेशन लेके आता है इसके अंदर और फिर वो साल, डेढ़ साल, 2 साल में इस बिज़नेस को छोड़ देता है, निकल जाता है। तो ब्रीफली ज़रा मुझे बता दें बड़े-बड़े चैलेंजेस जो आपने फेस किए हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो सवाल 4-5 हैं, कोशिश करूँगा मैं एक-एक करके सबका जवाब दूँ। पहला आपका जो क्वेश्चन वो ये है कि मैं इस बिज़नेस में क्यों आया? सवाल ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। ज़ाहिर बात है कि कोई भी नया बंदा जो इस कारोबार के अंदर आएगा तो वो पहले ये देखेगा कि यार कि ये मैं पैसा कमाने या बिज़नेस करने के लिए आता, तो मेरा भी ये पैशन था। अच्छा, मैंने जब इसको देखा था तो मैंने कहा यार कि अगर फ़र्ज़ करें 14 माह में या 15 माह में बकरी 2 दफ़ा अगर बच्चे डिलीवर करती है तो हमारे एनिमल जो हैं वो हो जाएँगे तकरीबन 2-2 की लाएँ तो 5, तो 5 की वर्थ इसका मतलब ये हुआ कि वायबल है। ये 15 माह में अगर 1 से 5 बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये ठीक है। सॉरी सर मैं इंटरप्ट करूँगा। हुँ। 2 तरह के लोग आते हैं, शौक वाले और पैसे कमाने वाले। तो मैंने जितने आप अब तक जितने लोगों से मिला हूँ वो ज़्यादा तो शौक का ही नाम लेते हैं कि हम शौक से आए थे। सर तो जी, आप बात डॉक्टर साहब शौक जो होता है ना, शौक एक अलग चीज़ है। उसको आप कमर्शियली एक्सप्लेन या वीडियो नहीं लगानी चाहिए, ये मेरा बिलीव है। अब अगर आपने शौक एक बिल्कुल अलग चीज़ है, अगर आपने उसको बिज़नेस करना है, उसके डायनामिक्स, उसके चैलेंजेस बिल्कुल अलग चीज़ है और उसकी 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 जो रियलिटी है वो भी बहुत डिफरेंट है शौक से। अब मसला ये होता है कि मैं तो प्योरली इसको पैसे कमाने आया हूँ और मैं इसको पैसे ही कमाने के लिए डेफ़िनेटली कारोबार है, उस पे हम टाइम दे रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और एफ़र्ट लगा रहे हैं, तो तो डेफ़िनेटली एट द उम्मीद एंड है जो हमें। आपके हाँ, कमेंट्स होंगे वो होंगे उन लोगों के लिए जो इस बिज़नेस को कमर्शियली देखते एग्ज़ैक्टली, हैं कमर्शियल और एग्ज़ैक्टली, इसको एज़ ए बिज़नेस देखते हैं, एग्ज़ैक्टली, पैसा कमाने को एग्ज़ैक्टली, देखते हैं। जी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, अब दूसरा जो वो था। अच्छा, अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसके लिए सबसे पहला जो था वो था बाइंग ऑफ द एनिमल। अच्छा, बाइंग ऑफ एनिमल के अंदर मैंने मार्केट मैं अपना आपको कमेंट करूँगा, जो मैंने फ़ील किया, जो मेरा थॉट है और मेरे से कोई भी बंदा इख्तिलाफ़ कर सकता है। द बाइंग के अंदर जो प्राइस इस वक़्त मार्केट के अंदर है ना, वो है अननेचुरल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अननेचुरल। अननेचुरल। वो बिल्कुल फ़ीज़िबल नहीं है। अगर आप एक गोट 3 लाख रुपए की किसी को दे रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो 3 लाख की गोट जब आपने उसका कैपिटल जो लगाया है, उसको रिकवर करना है, तो वो कितने साल लगेंगे? और अगर आपने 3 लाख की गोट से जो बच्चे लिए वो आगे अगर आपने 2 लाख या 2.5 लाख या 1.5 लाख के बेचे, तो वो जब इसको बिज़नेस फिज़िबिलिटी बनाएगा, जब उसकी रिकवरी है, तो वो कितने टाइम के ऊपर तो है। आपने कितने की खरीदी थी देखिए वो? सर, मैंने इसके अंदर शुरू के अंदर मैंने कुछ ब्रीडर्स काफ़ी महँगे लिए, वो मैंने आपको बताया, और कोई रिनाउंड फिगर कोट कर फिगर सकते हैं? मैंने जो बकरे खरीदे ना, वो मैं 3 लाख रुपए तक, 2.5 लाख रुपए तक आप खरीदे और कह रहे हैं रिनाउंड कि लोगों से आप खरीदे। एज़ ए बिज़नेसमैन आए थे इस फील्ड में, तो आपने कोई फिजिबिलिटी भी बनाई होगी, फिज़िबिलिटी लाज़िम इसलिए था बात कि है। तो उसमें ये 3 लाख की बकरी या ब्रीडर उस टाइम फिजिबिलिटी में जस्टिफाई कर जी, रहा जी। था? ब्रीडर मैं जब इसके अंदर आया था तो फिज़िबिलिटी में जस्टिफ़ाई नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे एक चीज़ जो स्ट्राइक कर रही थी ना एट दैट टाइम, वो मे बी आई एम रॉन्ग, अभी लगता है शायद रॉन्ग ही हूँ। वो ये है कि बेसिकली वो मुझे ये वीडियोज़ की मद में एक्सपर्ट्स ने बताया था कि यार जो जीन्स है ना या जो नस्ल है ना, वो जनाब आपके बहुत लेनी चाहिए, जिसके लंबे कान हों, जिसका नाक बड़ा ऐसे प्रोफ़ाइल की तरह हो, जिसके सींग ऐसे प्रोफ़ाइल की तरह हों। एक्सपर्ट अ की डेफिनेशन क्या है आपकी नज़र में? देखिए, एक्सपर्ट की डेफिनेशन मैं जो समझता हूँ ना जी, इसकी बाय प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो है आपका मीट फ्रॉम हियर ऑन। जी। तो हमें एक ऐसा जानवर प्रोड्यूस करना है जिसके हमें कान, नाक, बाल
और ये ज़रूरत नहीं है उसकी ब्यूटिफिकेशन, हमने उसको शो पीस में तो नहीं लेके जाना, उससे एक्टिंग तो नहीं उससे करवानी, हमें उससे गोश्त लेना है या आगे जाके कहीं दूध लेना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दूध की मार्केट भी अभी ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मीट है, तो हमने मीट हमने लोगों को सर्व करना है। आपने जो जानवर परचेज किए थे उसमें आपने क्राइटेरिया मीट का रखा था या नाक कान ही रखे थे? देखिए शुरू में तो नाका नका था, एट दैट टाइम आई वाज रॉन्ग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो 1 साल पहली बाद मुझे पता गलती चला। आपके मुताबिक जो आपने की है वो वो ये यही की है, है कि वो यही है। आपने प्रोडक्टिव कैरेक्टर्स नहीं देखे, आपने नो, खूबसूरती देखी। सिर्फ ब्यूटिफिकेशन थी, क्योंकि प्रोडक्ट करेक्टर्स के ऊपर बात होती नहीं थी, और शायद होती नहीं थी, आपके अलावा कोई करता ही नहीं है, तो टू बी व्यूवर्स के वेरी लिए भी ऑनेस्ट। फिर यही लेसन है कि यस, आप जब आते हैं बिज़नेस का, जब आप नाम लेते हैं, शौकीन हजरात के लिए ये वीडियो नहीं है, उनसे माजरत है। आप बिज़नेस के लिए जब आते हैं तो फिर आपने नाक कान और ब्यूटी नहीं देखनी, आपने प्रोडक्टिव कैरेक्टर देखने हैं, वज़न एग्जैक्टली, और ग्रोथ रेट्स देखने हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली जब मैं उसको जानवर से लेके आया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल था कि क्योंकि जानवर आप मुख्तलिफ जगह से कलेक्ट करके लेके आते हैं, तो वो कुछ डिजीज़ इनहेरिटेडली वहाँ से वो कैरी करके आ जाते हैं। तो मेरे फार्म के अंदर भी हमें कुछ नहीं पता, एक एनिमल ऐसा जिसके अंदर पीपीआर आ गई, और हमने उसके अंदर बड़ा सफ़र किया। हमारे कोई, आप ये कह सकते हैं कि वो 10 से 12 एनिमल एक्सपायर भी हुए, कुछ बच गए, वो हमारे लिए बड़ा फायर फाइटिंग था, हमारा नया तजर्बा था वो। आपने मंडियों से खरीदे थे नो जानवर नो नो, या मंडियों फार्म से, से खरीदे? कुछ मंडियों से खरीदे थे, कुछ फार्म से भी खरीदे थे, तो मिक्स एंड मैच फार्म्स थी। वाले जानवरों में भी आई थी? देखिए जब आ गई ना पीपीआर, तो उसने सबको एक दफ़ा अफेक्ट किया। कुछ जी। सर्वाइव कर गए, जिनके वो जो अडल्ट थे, कुछ बड़े थे, वो सर्वाइव कर गए। उनमें जो था इम्यून सिस्टम शायद उनका स्ट्रॉन्ग था, इम्यूनिटी अच्छी थी, तो वो सर्वाइव कर गए। छोटे जो थे वो काफ़ी एक्सपायर हुए। तो उस वक्त हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। वो पंजाबी की मिसाल है कि वो पहली चोरी थी पहला ही फा, वो हमारे साथ ऐसे हुआ। तो हमने तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि हम उससे से निकले, और लेकिन वो मुश्किल तो वक्त था, लेकिन मेरी आदत है कि मैं चीज़ों को एक्सट्रीम तक लेके जाता हूँ, कि आप इसको मतलब हथियार जल्दी नहीं मैं फेंकने वाला बंदा, तो मैंने कहा यार इससे निकलना है और हमें जानवर को बचाना है। जानवर बचे अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ बच के फिर हमने उसको कैरी किया। अब मैं साथ साथ हम्म, कंक्लूड करता हूँ कि लेसन ये कि जब दूसरी दूसरी चीज़ जो ये बता रहे हैं कि जब भी आप दो मुख्तलिफ जगहों के जानवर इकट्ठे करेंगे, पीपीआर की डिज़ीज़ ज़रूर स्ट्राइक करेगी। आप पीपीआर की वैक्सीन का बंदोबस्त करके रखें, उसके बाद परचेजिंग के लिए जाएँ। अगर फार्म से ख़रीद रहे हैं तो कोशिश करें फार्म के ऊपर वैक्सीन लगा के फिर जानवर ट्रांसपोर्ट करें, और अगर मंडी से ख़रीद रहे हैं तो पहली फुर्सत में जो ही जानवर आप फार्म पे लेके आते हैं उनको 24 घंटे की रेस्ट देने के बाद पीपीआर की वैक्सीन करें। ये पीपीआर ऐसी बीमारी है जो इसका इलाज नहीं है, इससे आपके जानवर मरते हैं। जब भी दो मुख्तलिफ जगहों के या ज़्यादा जगहों के जानवर मिक्स करेंगे ये बीमारी आपको ज़रूर स्ट्राइक करेगी। डॉक्टर साहब यहाँ मेरा एक सवाल है, जिस फॉर्म से अगर लेके आ रहे हैं और वो फार्म वाले कहते हैं जी मैंने पीपीआर की वैक्सीनेशन की हुई है और आपने भी अपने फॉर्म पे की हुई है, क्या फिर भी आप रिकमेंड करते हैं कि वो ला के देखिए जो दोबारा? पीपीआर की क्वालिटी वैक्सीन है ना उसका लिटरेचर ये कहता है कि वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी देती है। लाइफ टाइम का मतलब बकरी में 3 से 4 साल होता है, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है वायरस के लोड के ऊपर। जब 1 साल पहले या 1.5 साल पहले जानवर को पीपीआर की वैक्सीन हुई थी तो लाजमी बात है उसकी एफिकेसी फिर उतनी नहीं रहती, साल 1.5 साल बाद वो कम होती है वक्त के साथ साथ। तो जब 2-3 मुख्तलिफ जगहों के जानवर इकट्ठे होते हैं, वायरस लोड बढ़ता है, तो स्ट्रेस की वजह से जब भी आप जानवर के ऊपर स्ट्रेस आती है तो कोई भी जानवर है उसका जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो कमज़ोर पड़ जाता है। वैक्सीन मुदाफ़ती निज़ाम के तहत काम कर रही होती है, तो जब स्ट्रेस में जानवर होता है तो वैक्सीन की हुई होती है, लेकिन स्ट्रेस उसके ऊपर जो है ना वो जब आती है तो वो मुदाफ़ती निज़ाम फेल होता है, तो पीपीआर की डिज़ीज़ जो है ना वो उस पर करती है, अटैक कर जाती है। ठीक हो गया, तो चैलेंजेस पे हम वापस आते हैं। पहला चैलेंज तो उन्होंने बता दिया कि परचेजिंग ऑफ द एनिमल्स जी, का कॉस्ट ऑफ एक परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज जो है वो बड़ा केयरफुली देखने की ज़रूरत है। दूसरा, अच्छा सेकेंडली सर, मैं अगला जो चैलेंज था, हम तो जो इस वक्त रेडीमेड फूड अवेलेबल है मार्केट के अंदर, मैं किसी का नाम तो नहीं लेता, लेकिन जो अवेलेबल है, मेरा एक्सपीरियंस है कि वो इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनिमल हेल्थ। आई मस्ट बिलीव शौकीन के लिए शायद बेहतर हो, लेकिन कमर्शली वो ठीक नहीं है। उससे एनिमल काफ़ी सफ़र हुए, कुछ बेहतर होते थे, कुछ सफ़र करते थे, और उसकी हमें बिल्कुल कोई, उसने हमें बड़ा डिस्टर्ब किए रखा। और इवन जो कंसेप्शन रेट था उसके अंदर, गोट्स के अंदर, वो गोट्स कंसीव ही नहीं कर पाती थी। और फिर उसको हमने एनालिसिस किया, हम मैंने ये प्रैक्टिस 7 माह तक की है। कोई भी अपना वर्डक्ट जो है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए मैंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट एक फेज से गुजारा है, और उसके बाद मैं ये अपना एक्सपीरियंस आपको बयान कर रहा हूँ। तो मैं जो आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था वो यही था कि आपने 1 साल पहले जानवर खरीदे और अभी आप कह रहे हैं कि मेरी 23 बकरियां अभी 1-1.5 माह की प्रेग्नेंट है, तो यस। पिछले 11 माह या 10.5 माह आप
जानवर रख के उनको खिलाते रहे, उनको मतलब सर कोई खिलाता रहा ब्रीडिंग नहीं हुई, तो कोई उसकी ब्रीडिंग रीज़न आप किसी रेडीमेड फूड उसकी वजह रीज़न कह रहे हैं? में जो मैंने फिर एनालिसिस किया उसकी उसकी टोटल रीज़न थी रेडीमेड फूड जो हम इस वक्त जानवरों को खिलाते हैं, जो जो मैंने खिलाया बाजार से कमर्शियल टीएमआर अवेलेबल है। जो बाजार से कमर्शियल टीम अवेलेबल है, दैट इज ठीक है। नॉट। अच्छा, उसमें फिर एक ये भी होता है कि हमारे यहाँ ना क्योंकि एक्सपायरी डेट का वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। डेफिनेटली कोई रेडीमेड फूड है उसकी एक्सपायरी डेट भी है, जो मैं समझता हूँ वो तो आप बेहतर बता सकते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स की कोई ना कोई एक्सपायरी डेट तो होगी, तो वो भी नहीं लिखी होती, तो वो 7 किस माह तक बैच से है। आपने टीएमआर खिलाया? एग्जैक्टली 7 माह के बाद आपने टीएमआर छोड़ के फिर किया, सब उसके बाद अच्छा। किस तरह? उसके बाद फिर मैंने अगले कॉन्सेप्ट पे गया। देखिए, दो स्कूल ऑफ थॉट्स प्रेवेल करते थे, एक तो क्लोज फार्मिंग विद द रेडीमेड फूड, और दूसरा फिर एक ग्रेजिंग मॉडल जो इस वक्त अवेलेबल था। मैंने फिर मेरा ये फॉर्म फैसलाबाद के अंदर था, मैंने वहाँ से उसको क्लोज करके मैंने अपना वो बोरी बिस्तरा वहाँ से उठाया और मैंने अपने एग्रीकल्चर फार्म के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया। अच्छा, एग्रीकल्चर फार्म के अंदर मैंने अपनी अपने फार्म हाउस के ऊपर उस वक्त जंतर लगा हुआ था ग्रीन रोविंग के लिए, जो मैंने रोटावेट करना था अपनी सॉइल के अंदर, तो वो मैंने उसके अंदर इसको ओपन ग्रेजिंग कर दी। जब मैंने ओपन ग्रेजिंग के ऊपर हम गए हैं तो उसके जो डॉक्टर साहब रिजल्ट है वो तो फिनोमिनल थे। एक तो कॉस्ट बहुत कट हो गई और दूसरा रिजल्ट बहुत कमाल के हैं, जो जानवरों ने एकदम से 180 डिग्री के ऊपर उनकी हेल्थ पहुंची है। तो आई कैन शेयर सम पिक्चर विद आल्सो बिफोर एंड आफ्टर जो की है, दोनों की है। और मंडा हमारा जीरो सर। बिल्कुल। और उसमें ये हुआ कि हमारे जानवर कंसीव भी कर गए। आपको 23rd के करीब जो अडल्ट कोर्स हैं वो कंसीव हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मे बी इसकी ब्रीडिंग फेब में है या मार्च में है। तो अभी भी फिर हम ग्रेजिंग कर रहे हैं, कोई मेरा अपना एग्रीकल्चर फार्म है उसकी कपास की ग्रेजिंग हम करवा रहे हैं अभी। इसके अलावा फिर हमने अभी अल्फा काश्त कर दिया है, जिस कपास के बाद उस पर आ जाएंगे, उससे पहले हमने जंतर उसको खिलाया। तो आप वंडा नहीं डाल रहे सर इसमें? अभी अभी तक कोड नहीं डाला, मुझे उसके रिजल्ट बड़े अच्छे मिल रहे हैं, तो मैंने कहा कॉस्ट को, आप भी खुद कहते हैं यार कॉस्ट कंट्रोल करें। ठीक हो गया। तो अब मेरा ख्याल है कि हमारे पास थोड़ा टाइम की भी कमी है, तो कोई और लुकमान भाई, कोई और ऐसा चैलेंज जो आप नए फार्मर्स को बताना चाहते हो या मैसेज देना देखिए, चाहते मैं हो? मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ, हाँ। जिसके हवाले से आई एम नॉट द एक्सपर्ट, डॉक्टर मार्शल एक्सपर्ट है। मैं अपने तजर्बे की जो मेरा अपनी थॉट्स हैं मैं वो एक्सप्लेन करूँगा, मे बी कुछ लोगों को सूट करे कुछ को ना करे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें बकरी की प्राइस को जो है ना वो कंट्रोल करना कंट्रोल करना, वो रिवाइज करना पड़ेगा। जो भी नया फार्मर इसके अंदर आएगा। कितनी होनी चाहिए आपकी सर जी, मेरा एक ब्रीडिंग फीमेल एडल्ट? ब्रीडिंग फीमेल ना 1 लाख के अंदर बनना चाहिए, इससे ज्यादा प्राइस अब नॉर्मल है। ये अच्छा, मेरा मैं अब आप दोनों हजरात बैठे हैं, मेरा एक सवाल है, ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी ये मिट्ठू का बेटा है और ये रानी की बेटी है, ये और उसके ऊपर एक 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 जो है ना कि एक बहुत ही अननेचुरल किस्म की कीमतें आ जाती हैं, अच्छा, क्योंकि ये उसका बेटा और उसकी बेटी है। हाँ। तो इसके ऊपर क्या आप लोगों की राय है? मैं पहले डॉक्टर साहब इसके ऊपर एक कमेंट कर देता हूँ। इस कॉन्सेप्ट ने पाकिस्तान के अंदर गोट फार्मिंग को कभी प्रमोट नहीं होने देना, ना हो सकती है। मैं इस पे चैलेंज करता हूँ, इस पे भले एक्सपर्ट्स की डिबेट करवा लें, हम बैठ जाते हैं इसके ऊपर। जब ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं ना सर करेंगे, तब तक हम गोट फार्मिंग को आम फार्मर तक नहीं लेके जा सकते। देखें, हमारे हमसाए में मैंने पहले भी जैसे किया 3 कंट्री हैं और उसके दरमियान में हम बैठे हैं, इंडिया, ईरान, चाइना। इन तीनों कंट्रीज ने प्रोडक्शन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, उन्होंने ना सिर्फ इसकी कॉस्ट को कंट्रोल किया, बल्कि जब ये सेल करने के लिए प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं तो वो लोगों की बाइंग पावर के अंदर है। आपने सर इस कॉन्सेप्ट में ना लोगों की बाइंग पावर को छीन लिया है। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी आएगा ना, आप मुझे बताएं कि 10 लाख का या 15 लाख का आप बकरा बेच रहे हैं, फर्ज करें। अब 10-15 लाख के बकरे से कोई बड़ा जो इन्वेस्टर है वो उसकी भी बात समझ में नहीं आएगी हाँ। कि यार कि इसको कैसे। फिर कुछ मैं एक और डॉक्टर साहब इसमें कुछ स्कूल ऑफ थॉट है कि यार बकरा आपका 6 दांत हो तो आपने सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव करनी है। दैट इज टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। True. बकरा मेरा जो आपका कॉन्सेप्ट है, मैंने आपके कॉन्सेप्ट से उसको कर दिया। मैं प्रैक्टिकल आपको बताने लगा हूँ। हमने एक ब्रीडर लिया, उसको हमने रोके रखा कि यार इसको 6 माह का लिया मैंने, एक रिनॉन्ड बंदे से पाकिस्तान में, और वहाँ से एडवाइस आई ये 22 से 24 माह का होगा तो ब्रीडिंग करवानी है। सर 16 माह के बाद मैंने जब उसकी ब्रीडिंग करवाई, वो रुक गया, उसका बॉडी उसको वहाँ पे रुक गया, वो नहीं वो निकला। उसे ब्रीडिंग करवाई है, वो एकदम से उसने हाइट गेन की है। आई डोंट नो क्या है, लेकिन मैं अपने तजर्बे की आपको बात बता रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है, हमें इसको चेंज करना है। कुछ चीज़ें ना सर हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस से जो नए पढ़े लिखे लोग फार्मर हैं उनको बतानी पड़ेगी यार कि, और जो पुराना स्कूल ऑफ थॉट है हमारे, मैं उनको गलत तो नहीं कहता, लेकिन वो उसमें को थोड़ी सी ना करेक्शन की जरूरत है इस वक्त। साइंस को यूज हाँ, करने की साइंस को जरूरत यूज है। करने जब की साइंस जरूरत है। यूज नहीं करते, साइंस को निगेट करते हैं, तो उसके नुकसान हैं। तो बकरी की सर प्राइस कंट्रोल करें, और ग्रेजिंग मॉडल द बेस्ट फॉर मी। ठीक जिसको सूट करता है वो उसको ग्रेजिंग पे जाना चाहिए। ठीक है। और
मेरी राय है कि जो इस वक्त आपका प्रोडक्ट है ना, Commercial कमर्शियल रेडीमेड जो फूड अवेलेबल है इस वक्त, वो अच्छा नहीं है, ठीक होगी, टू बी बिल्कुल वेरी ठीक ऑनेस्ट। है डॉक्टर साहब। टाइम कम जी है, ये जो मैं कमर्शियल टीएमआर है इसके अंदर कोई ऐसी खास मसला आपको नजर आता है जो सर ये यूरिया होती है प्रोटीन पूरी करने के लिए। अनफॉर्चुनेट है, हमारी बदकिस्मती है, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम प्रोटीन की कास्ट बहुत महंगी है। जितने भी प्रोटीन सोर्स हैं हमारे बहुत महंगे हैं। सोयाबीन देख लें, कनोला देख लें, पहुंच से बाहर हैं। तो कजा के आप उन सोर्सेज को यूज़ करके उनके ऊपर मुनाफा कमाएं या उनके ऊपर बिजनेस कमाएं, वो मुमकिन नहीं रहा हुआ। तो यूरिया मजबूरी होती है कमर्शियल वंडा बेचने वालों की या टीएमआर बेचने वालों की, उसके बगैर कोई बंदा कमर्शियल रेट्स के ऊपर प्रोटीन पूरी करके नहीं दे सकता। तो यूरिया डलती है। यूरिया जब डलती है तो लाजमी बात है वो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है जानवरों की खुराक का, वो एक अननेचुरल मसनूई चीज़ है। उसके साइड इफ़ेक्ट अपनी जगह हैं, वो चाहे ब्रीडिंग में आए, हेल्थ में आए, जैसे भी आए वो ये अपना। मुल्तानी मट्टी भी डॉक्टर साहब कोई सुना है मैंने डालते देखिए हैं। क्ले होती है वो, हाँ उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बहुत ज़्यादा नहीं डालते, थोड़ी सी डालते हैं, वो टॉक्सिन्स को बाइंड करती है। ठीक है, वो टॉक्सिन जिसम में नहीं जाते, वो अंतड़ियों में मिट्टी से बाइंड होकर निकल जाते हैं, उसका फ़ायदा होता है। ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटी में आप डाल डाल सकते हैं, सकते हैं। ठीक हो गया। आप दोनों साहबान का बहुत शुक्रिया। टाइम कम था, हम सारी लंबी गुफ्तगू तो नहीं कर सके, लेकिन मेरा ख्याल है जो की मैसेज था वो हमने दे दिया कि हम इंकरेज करते हैं कि नया फार्मर इसमें आए, लेकिन सोच समझ के आए, परचेजिंग कंट्रोल करे अपनी, कमर्शियल वनडे को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के इस्तेमाल करे। बेहतर ये है कि अपना कर ले, जैसा लुकमान भाई अपना ग्रेजिंग मॉडल चला रहे हैं और इनके लिए वर्किंग फॉर देम बेहतरीन चल रहा है। और हमने इनके जानवरों की वीडियो भी देखी है, माशाल्लाह अच्छा बॉडी जी स्कोर है जी उनका, अनबिलीवेबल के बगैर अनबिलीवेबल, वनडे के वो बेहतरीन साढ़े चल तीन रहा है। से बॉडी स्कोर से प्लस बिल्कुल के जानवर हैं बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल। थोड़ा सा एक मैसेज यहाँ पे श्योर आपकी तरफ श्योर। से मैं दे देना चाहता हूँ। जो इस वक्त हमारे दोस्त एग्रीकल्चर फार्मिंग के अंदर है ना, उनको साथ एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर ये मॉडल गोट फार्मिंग का ज़रूर चलाना चाहिए। बिल्कुल भले सही वो 3-4 बकरियों से चलाएं, सही, तो ये उनके लिए हेल्पफुल भी रहेगा, और ये गोट फार्मिंग के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा, बिल्कुल ठीक क्योंकि होगा, और क्योंकि ग्रेजिंग मॉडल के अंदर तमाम वो इसको पालना बड़ा आसान है फॉर मी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक होगा। बहुत शुक्रिया लुकमान भाई आपका भी, थैंक यू, डॉक्टर साहब थैंक यू। आपका भी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप जो पॉइंट्स मेजर थे हमारी कोशिश थी आप तक पहुंचा दें। मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ अहम सबक हैं सीखने के लिए नए फार्मर्स के लिए। जो गलतियां हमने की, मैंने की, लुकमान भाई ने की, हम आप तक चाहते हैं कि गलतियों हमारी गलतियों से सीखें। हमारी गलतियों से ही आप सीख के कामयाबी ले सकते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।